ज्ञान विविधता चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नई क्लास के साथ में नए चैप्टर के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो विषय है 9th कक्षा का विज्ञान है, जिसके अंदर हम उसका पहला चैप्टर लेने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप सब जानते हो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम विभिन्न प्रकार से जानते हैं, जैसे ठोसीय रूप है या द्रव्य रूप है या गैसीय रूप है। अलग अलग रूपों में हम उसकी पहचान करते हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, कोई ना कोई कपड़ा है यानी कोई पदार्थ है। ये क्या है, चौक है, ठोसीय पदार्थ है। ये क्या है, पेन है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, रबड़ है। तो ये सब क्या है, ठोस है। यदि मैंने इस चौक को टुकड़ों में तोड़ दिया, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने ठोसीय रूप में है, लेकिन आकार में कुछ इसका परिवर्तन हो गया। कब? जब इसके ऊपर हमने चोट पहुंचाई। कहने का मतलब कि ये विभिन्न प्रकार से, जैसे हम पानी पीते हैं तो वो क्या है, एक पदार्थ है, तरल रूप में है। हम श्वसन क्रिया में हमें पता है ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, या हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अवयव, रक्त है, सारे क्या है, पदार्थ है। पदार्थ के ही ये विभिन्न रूप है। अब इन्हीं रूपों में अगर हम देखें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोसीय रूप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि द्रवित रूप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैसीय रूप या अवस्था में पाए जाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जैसे प्राचीन समय से ही पता है कि पदार्थ जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्राचीन जो अवधारणा थी या प्राचीन समय में जो दार्शनिक थे उनका क्या कहना था कि जो पदार्थ होते हैं, जो हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद है, वो पदार्थ 5 प्रकार से होते हैं। पंचतत्व कहा जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, आकाश जो हमारे वायुमंडल वाला भाग है, आकाश हो गया, अग्नि सभी जानते हो, अग्नि को सभी जानते हो, जल है और वायु है जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। कहने का मतलब कि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, तत्व है, जिनसे मिलकर के ये पूरा संसार बना हुआ है, या पूरा संसार इन्हीं पदार्थों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक है, यानी आज के समय का जो वैज्ञानिक है, वो क्या कहता है कि ये पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर सजीवता या निर्जीवता, या हम ये कह सकते हैं उन आधार पर हम सजीवों के जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं या सजीव का जो जीवन है उन पदार्थों पर निर्भर करता है। सजीव के शरीर के आंतरिक संरचना में भी वो अवयव मौजूद रहते हैं, कोई ना कोई प्रकार से वो जरूर मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब आधुनिक वैज्ञानिक इन सभी अवयवों को पदार्थ मानता है, और इस पदार्थ को उन्होंने 2 प्रकारों से, यानी इनके जो प्रकार कह सकते हैं या इनके लक्षण कह सकते हैं या इनकी पहचान कैसे की जाती है, वो 2 प्रकार से इन्होंने इनको वर्गीकृत किया है। 2 प्रकार कौन कौन से? भौतिक स्वरूप और यानी भौतिक अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर, या दूसरा जो है वो रासायनिक स्वरूप, यानी रासायनिक अभिलाषणों के आधार पर या भौतिक स्वरूप के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, या 2 प्रकार से इनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम देखें कि ये पदार्थ जो है रासायनिक स्वरूप है, वो आगे हमारे चैप्टर में और भी दिया हुआ होगा, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ? भौतिक स्वरूप का मतलब हो गया कि उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसे है, उसका तापमान कहाँ तक पहुंच सकता है, या किस प्रकार से उसके ऊपर बल लगाया जाए तो वो कैसा उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, कि उसका आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये सारे लक्षण क्या है, भौतिक स्वरूप में आते हैं। अब भौतिक स्वरूप के आधार पर यदि हम देखें कि इनके
भौतिक स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं। अभी हमने ये नहीं देखा है कि पदार्थ के कौन कौन से रूप है, यानी पदार्थ को 3 भागों में जो बांटा गया उन भागों के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी को एक साथ लेकर के अभी हम इसके भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से अभिप्राय, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हम लेते हैं कोई लकड़ी, ये लकड़ी है, इस लकड़ी का देखते हैं, ये ठोस है, हमें पता है। इसके कण कहीं पर भी इसमें जगह नजर आती है क्या? कहीं पर इसमें रिक्त स्थल नजर आता है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है वो क्या है, बिल्कुल पास पास में है। कण जो है वो बिल्कुल पास पास में है, कहीं पर भी हमें रिक्त स्थल नजर नहीं आ रहा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम मिट्टी का लें या चौक का या बुरादा लें, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। ये छोटे छोटे कण मिलकर के उस पाउडर को बना रहे हैं। मिट्टी का एग्जाम्पल लें, मिट्टी, बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बारिश होती है तब मिट्टी के अंदर वो पानी चला जाता है, समाहित हो जाता है। धीरे धीरे जब उसके रिक्त स्थल होते हैं, वो जब पानी से भर जाते हैं, जल के अणुओं से भर जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वहां पर कोई रिक्त स्थल नहीं होता। तो जल कहाँ आ जाएगा? उस मिट्टी की सतह के ऊपरी भाग पर आ जाएगा। कहने का मतलब कि प्रत्येक जो ये पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकृति के हो, उनके अंदर जो उनके गुणों को हम लेते हैं, तो उन गुणों में हम देखते हैं कि ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो पहला इसका लक्षण क्या हुआ कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हमने चौक का ये एग्जाम्पल ले लिया, तो चौक क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के तो ये बड़ी संरचना बनी है। लकड़ी को हमने लिया तो लकड़ी में क्या है, ये विभिन्न प्रकार के कण हैं जो कि क्या है, एक सतत रूप से, सतत का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी, यानी लगातार ये कण एक दूसरे से जुड़ करके इस भाग को बना रहा है। जबकि इसको भी, इसके ऊपर भी अगर हम पानी डालेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं छिद्र होंगे जिनके अंदर वो क्या हो जाएगा, पानी समाहित हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कण है, कण से मिलकर के ये बना हुआ, थोड़ी सी जगह है जहां पर वो रिक्त स्थल बढ़ जाता है। कहने का मतलब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टर हुआ, किस रूप में, भौतिक स्वरूप में। दूसरा हम देखें कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, यानी कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, दूसरा हम देखें कि पदार्थ के ये जो कण होते हैं उनके आकार को अगर हम ले, यानी पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। पहले तो हमने क्या लिया, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब हम ले रहे हैं कि पदार्थ के जो ये कण है वो क्या है, छोटे छोटे होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया कि इसका पाउडर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे कणों में ये खंडित हो जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आपके उस बुक में दिया हुआ है, जिसको हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जल है, जल के अंदर KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये इसका नाम है KMnO4 का। H2O का मतलब जल है। ये लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, कीटाणुनाशक होती है, जो घरों में बोधकुंड वगैरह बने होते हैं उसमें हम इसको डालते हैं, फिटकरी को, या इसको डाला जाता है जिससे कि उसमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो मर जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी कीटाणु है उसको मारने के काम में लिया जाता है, शोधन का कार्य करते हैं। इसमें जल के अंदर सपोज कीजिए 1 लीटर जल लिया हमने, और 1 लीटर जल के अंदर इसकी कुछ मात्रा उसमें डाल दी। ठीक है, अब वो डालने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा।
ठीक है। अब लाल रंग हो गया, उससे एक बीकर के अंदर हमने लिया जिसके अंदर 1 लीटर जल लिया और सपोज कीजिए 100 ग्राम KMnO4 लेंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया, विलियन बन गया। इस विलियन के अंदर से हमने 10 ml या 10 ml विलियन में से निकाल करके किसी दूसरे जिसके अंदर 900 मिलीलीटर जल है, यानी 1 लीटर से 100 ग्राम में 100 मिलीलीटर कम है, और इसकी भी मात्रा हम 100 मिलीलीटर कर लेते हैं। आपकी बुक में तो दिया हुआ है 90 मिलीलीटर, लेकिन हम यहाँ पर 100 कर लेते हैं। इसको 10 दे रखा है, इसको 90 दे रखा है, हम 100 मान कर चलते हैं। इसका 900 मिलीलीटर है, इसका 100 मिलीलीटर है, इसको मैंने इसके अंदर मिला दिया, यानी ये तो केवल क्या है, जल है, और जल के साथ में इस विलियन को मिला दिया। ये क्या है, गहरा लाल रंग का है, ठीक है, लाल रंग का। इसमें डाला तो इससे क्या हो गया, जैसे जल और मिल गए इसमें ज्यादा मात्रा में, तो इसका रंग क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो हल्का लाल हो गया, ठीक है। अब इसमें से फिर हमें 100 ml ये विलियन लेना है, तीसरे बीकर के अंदर जिसके अंदर 900 मिलीलीटर जल है, इसके अंदर इसको डाल दिए, इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर हल्का था, अब और भी हल्का रंग हो जाएगा, यानी हल्का पिंक रंग आ जाएगा। धीरे धीरे ये 4 बार या 5 बार प्रोसेस को अपनाते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका रंग और भी कम हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका रंग हल्का होता चला जाएगा। कहने का मतलब कि अभी भी रंग आ रहा है, इसका मतलब KMnO4 इसके अंदर जब घोला गया है तो वो अपने छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण थे वो पूरे उस जल के अंदर फैला देता है, और धीरे धीरे ये कण जब आगे से आगे हम ट्रांसफर करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर, तो वो क्या होता है, आगे से आगे बीकर में जाते हुए अपने रंग के द्वारा ये प्रदर्शित करवाता है कि अभी भी उसके कण उसमें मौजूद है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे आकार के होते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, आगे से आगे बढ़ता है, आगे से आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा कि वो अपनी मात्रा को प्रदर्शित करवाएगा, भले ही वो कण और छोटे कणों में टूटता हुआ चला जाए, ठीक है। तो ये निष्कर्ष पहले वाले में क्या दिया था कि पदार्थ के जो कण है वो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल दिया था, ये वाला तब परफेक्ट है। दूसरा, जैसे हम घरों में देखते हैं नींबू पानी बनाते हैं तो हम पानी के अंदर शक्कर को यानी चीनी को घोलते हैं, तो वो चीनी जैसे सपोज कीजिए 1 गिलास पानी है, 1 चम्मच चीनी मिलाई घोल दिया उसके अंदर, तो उस जल के अंदर वो चीनी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। घुल गई इसका मतलब क्या हुआ कि वो छोटे छोटे कण थे और वो जल उसको घोल रहा है, एक विलियन को बना रहा है, जो ये बता रहा है कि वो छोटे छोटे कण क्या हो रहे हैं, जल के अंदर जो रिक्त स्थल थे कणों के बीच में, उन कणों के अंदर वो चीनी का घोल बन करके समाहित हो जाता है और वो विलियन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक स्वरूप के आधार पर ये 2 लक्षण या 2 गुण हमने देखे हैं, जो कि इसके अंदर ये बताता है कि इसकी भौतिक स्वरूप है, इसमें पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ के जो ये कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और वो छोटे छोटे बताने के लिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब हम ये जैसे भौतिक स्वरूप लिया है, ऐसे ही अब इसका हम अभिलाक्षणिक गुण लेते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं साफ कर देती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से नोट्स भी बनाया करो, व्हाट्सएप पे आपकी वो ई बुक भी दी हुई है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। NCERT 2 का इस बार ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है। अब दूसरा लक्षण हम क्या लेंगे, जैसे पहला हमने लिया था भौतिक स्वरूप, अब दूसरा लक्षण हम ले रहे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कौन से गुण हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका गुण देखें तो जो कण होते हैं, जो अभी हमने लिया था कि कण होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि कण के बीच में
पाए जाते हैं। रिक्त स्थल, इसका मतलब उपस्थित होना है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये लक्षण हम देखते हैं। नींबू पानी वाला देख सकते हैं एग्जाम्पल, चीनी का घोल हम देख सकते हैं, या पानी के अंदर नमक को घोला, वो एग्जाम्पल हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। कहने का मतलब कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों में रिक्त स्थल होता है, जो क्या करता है, दूसरे कणों को अपने साथ में समाहित करने की क्षमता रखता है। तो ये अभी हमने दोनों एग्जाम्पल लिए थे, दोनों एग्जाम्पल इसको स्पष्ट करते हैं। स्पंज का एग्जाम्पल है, स्पंज को अगर पानी में डालें तो क्या होता है, पानी को सोख लेता है, जो ये सिद्ध करता है कि वास्तव में ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले कि आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, एक अगरबत्ती ले, उसको जला लिया, जला करके उसको बुझा दिया। जब हम वो अगरबत्ती इस कमरे में जली हुई हम बाहर महसूस करेंगे तो उसकी इसमें गंध जो है वो नहीं आएगी, बाहर गंध महसूस नहीं होगी। यदि हम जला करके छोड़ दें तो हमारा पूरा जो कैंपस होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी सुगंध महसूस करेगा। कहने का मतलब कि बुझी हुई, यानी जब ये ठंडी अवस्था में होती है उस समय उसके अंदर जो गति है, विसरण है, कणों के अंदर विसरण की क्रिया है वो नहीं होती, बल्कि यदि उसको हमने गर्म कर लिया तो उसके कणों में क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, गंध दूर तक फैलने का कार्य करवाएगा। कहने का मतलब कि ये जो स्थितियां होती है ये एक और लक्षण को प्रदर्शित करती है, जिसको हम विसरण कह सकते हैं। इसके बारे में हम आगे गैस की अवस्था लेंगे, उसके अंदर हम स्पष्ट रूप से इसको महसूस करेंगे या इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं कि कोई भी कण होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थल उपस्थित रहता है। उस रिक्त स्थल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कणों के कण जो है दूसरे कणों के अपने साथ में समाहित कर सकता है। दो जल के पात्र लेते हैं और दोनों जल के पात्रों में एक में तो हमने स्याही डाली और एक में हमने शहद डाला। जो स्याही और शहद को हम जल के अंदर डालते हैं तब हम देखते हैं कि वो उसके अंदर घुल जाता है, यानी ये घुलना क्या है, विलयन बना रहा है, रिक्त स्थल है और वो उसको समाहित करवा रहा है। ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थल होते हैं। इसको हमने इन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये रिक्त स्थल का भी है और कणों की गतिशीलता को व्यक्त करता है। सॉरी, अभी जो एक आकृति का एग्जाम्पल लिया था वो कणों में गतिशीलता को बताता है, गतिशीलता। ठीक है, कि कणों में गतिशीलता होती है, वो इसमें रिक्त स्थल वाला आ गया, विसरण की क्रिया। ठीक है, गतिशीलता, गतिशीलता से क्या अभिप्राय है कि वो कण गति करते हुए बाहरी वायुमंडल तक, यदि गैसीय रूप में है, यदि द्रवित रूप में है तो उस पात्र के अंदर जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो पूरे पात्र के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। जल की बात करें तो कण आपस में गति करते रहते हैं, लेकिन ठोस के अंदर ये क्रिया नहीं होती है, कण गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो बीच रिक्त स्थल वाला ये एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। दूसरा ये एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं कि जब शहद या स्याही को हम डालते हैं जल के अंदर तो वो कण गति करते हैं, गति करते हुए तो उसके अंदर घुल जाते हैं। चीनी को यदि हम जल के अंदर मिलाते हैं, छोड़ दिया और जब उसके अणुओं को हम चम्मच से हिलाते हैं तब क्या हो जाएगा, वो पूरे जल के अंदर घुल जाएगा। तो वो क्या है, उसकी गतिशीलता है। ठीक है, ये गतिशीलता का एग्जाम्पल हो गया और अगरबत्ती का भी उसी में ही एग्जाम्पल आ जाएगा। अगरबत्ती का जलना, जलना और सुगंध को बिखेरना। ठीक है, ये गतिशीलता का एग्जाम्पल है। तीसरा यदि हम इसके लक्षण को देखें तो आकर्षण, आकर्षण ये जो इसमें छोटे छोटे कण हैं वो मिलकर इसको बना रहे हैं। जब मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगी तब तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि मैं इसके ऊपर बल नहीं लगाती हूँ तो वो नहीं टूट रहा है, अपने आकार को निश्चित बनाए हुए है। ठीक है, ये अपना आकार निश्चित बनाया हुआ है। यदि मैं इसको ऐसे दबाती हूँ तब भी क्या हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की संपीड़न की क्रिया नहीं होगी, यानी ये संकुचित नहीं होगा।
यदि इस पर मैं चोट पहुंचाऊं, थोड़े से मारूं या कोई ऐसा इसके ऊपर यंत्र से मारूं जिससे कि ये दो टुकड़ों में टूट जाए, तो इसका मतलब बल लगाने से तो ये टूट गया, लेकिन दबाव डालने से इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही इसके ऊपर अगर मैं दाब डालूंगी तो नहीं होगा, इस पर चोट पहुंचाऊंगी तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। कहने का मतलब क्या, कारण क्या है, एक निश्चितता है। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, आकर्षण बल। ये किस वजह से, आकर्षण बल के कारण। जल है, जल को अगर हम बीच से काटे, यानी कोई तैराक है, वो तैर रहा है और उसको जल को हटा रहा है अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, एक क्षण के लिए वो हट रहा है। क्यों हट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दाब लग रहा है। दाब लगने से क्या हो रहा है, जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल है वो क्या हो रहा है, कुछ क्षण के लिए हट रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर्षण बल से दो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बिहू नृत्य होता है जिसमें एक दूसरे की कमर पकड़ करके ऐसे हाथ से पकड़े हुए रखते हैं और वो नृत्य करते हैं। सपोज कीजिए वो 5 कैंडिडेट है जो एक दूसरे की कमर से ऐसे हाथ डाल करके वो नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उन 500 को ये वाली स्थिति में देख लिया, दूसरे 5 कैंडिडेट लिए, उनको आपस में हाथ मिला दिया। तीसरा ग्रुप में 5 बच्चों का ऐसा बनाया जिसके अंदर उनकी अंगुलियां पकड़ा दी। अब तीनों एक कंडीशन में आप देखिए उनको पृथक करना है, तो कौन से जल्दी पृथक होंगे, जिन्होंने अंगुली पकड़ी हुई है वो जल्दी से, शीघ्रता से पृथक हो जाएंगे, उनको हम इजीली पृथक कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पर हाथ वाला आएगा और थर्ड नंबर पर कमर पर जो हाथ रखा हुआ है वो पृथक हो जाएंगे। कहने का मतलब कि इनको पृथक करने के लिए क्या होता है, बल लगाना पड़ता है, और बल की मात्रा क्या होती है, तीनों कंडीशन में अलग अलग होती है। जो कमर से बंधे हुए हैं, कमर से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, उन पर बल अधिक लगेगा। कारण क्या है, उनके अंदर जो आकर्षण का बल है वो अधिक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये देखा है। एक एग्जाम्पल अगर हम और ले कि जैसे ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ को यदि इनके कण गति आकर्षण का बल पाया जा रहा है, यदि हम इसके ऊपर अत्यधिक बल को लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु को विखंडित करने में आसानी हो जाएगी, यानी उनको तोड़ना आसान हो जाएगा। गैस के कणों में ऐसा आकर्षण का बल पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है और द्रव में भी पाया जाता है। ठीक है, कणों में गतिशीलता का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि हम जैसे ये वाला लिया था शहरी और शहद वाला, यदि सपोज कीजिए KMnO4 है या कॉपर सल्फेट है, इसको जल के अंदर मिलाया, यदि गर्म जल के अंदर इसको मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, शीघ्रता से मिल जाएगा। यदि मैंने यहाँ पर ठंडा जल लिया और कॉपर सल्फेट को इसमें डाला तो ये धीमी गति से, गति क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, कम धीमी गति से ये क्या करेंगे, गमन करेंगे, यानी इसमें मिलेंगे। कहने का मतलब जब जल गर्म हो तब अगर इसमें कॉपर सल्फेट को डालेंगे तब तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये कण क्या होंगे, अधिक तीव्रता से गति करेंगे। ठंडे जल के अंदर यदि हम इसको लेंगे तो वो गति क्या होगी, उनकी धीमी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसके पदार्थ के भौतिक जो अभिलाक्षणिक गुण है उनके बारे में हमने अभी देखा है। इसके अलावा हम छोटा सा एक बार स्टार्ट करके छोड़ देते हैं पदार्थ के जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों ने चौथी 5वीं कक्षा से पढ़ना शुरू कर लिया होगा। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, देखने को मिलती है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, 3 प्रकार की मिलती है। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठीक है, इन तीनों का हम कंपेयर करते हुए अध्ययन करते हैं, यानी इनके लक्षण लेते हुए हम तीनों का एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें इनका आकार। आकार देखें तो जो ठोस होता है
उसका आकार जैसे ये निश्चित है, ठीक है, इसका आकार निश्चित है। मैंने हाथ पर रखा तो ये इसी आकार में रहेगा, मैंने इसके ऊपर लगाया तब भी इसका आकार ये ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इनका आकार क्या है, निश्चित है, निश्चित है आकार का। अब बात करें द्रव, द्रव का मतलब जल, जल को गिलास में डाला तो उसके आकार में आ जाएगा, थाली में डाला तो उसके शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब आकार क्या है, इसका बदलता हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, अनिश्चित आकार, अनिश्चित होता है। गैसीय कोई आकार फिक्स नहीं, इतने बड़े इसके अंदर रूम के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत अधिक दूरी में फैला हुआ है, बहुत अधिक इस घनत्व को या आयतन को घेरे हुए है। जबकि बाहर कैंपस की बात करें तो और भी क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि जितनी जगह उसको मिलेगी गति करने के लिए उसी आकार में वो अपने आप को ढालता रहेगा। तो इसका आकार भी क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, निश्चित आकार नहीं है। यदि मैं जैसे इस चोट की बात करें तो चोट के ऊपर चोट पहुंचाऊं तो ये दो भागों में टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले तो अगर मैं इसको दबाऊंगी तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब आकार क्या हो गया, निश्चित हो गया। संपीड़ितता क्या होगी, नगण्य हो गई, कोई भी इसमें संपीड़न का कार्य नहीं हुआ। यानी मैंने इसके ऊपर दबाव लगाया तो ये छोटे आकार में नहीं आई, जो इसका आकार था, जो इसकी शेप थी, उसी शेप में अपने आप को बना करके रख दी है। गैसीय अवस्था में और द्रव्य रूप में ऐसा नहीं होता, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा भी है। बल के आधार पर हमने कह दिया कि बल से यदि मैं चोट पहुंचाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। द्रव के ऊपर यदि मैं चोट पहुंचाऊंगी तो वो टूटेगा नहीं, गैस के ऊपर यदि मैं चोट पहुंचाऊंगी तो वो टूटेगा नहीं, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए वो वहां से हट जाता है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार का कोई हम देख नहीं सकते, ऐसा परिवर्तन हम देख नहीं सकते। ठोस या रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं इस रबड़ की बात करूं, इसका ये शेप है, ठीक है, इतना है, मैंने इसको खींच लिया, ठोस के रूप में खींच लिया, वापस छोड़ा तो वो जिस शेप में था उसी शेप में वापस आ जाता है। कहने का मतलब आकार में क्षणिक परिवर्तन हुआ लेकिन वापस वो अपनी ही स्थिति में आ जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी इसका चौका लिया, इसका टुकड़ा कर सकती हूँ लेकिन इसको पिचकाने से वो पिचकता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल स्पंज वाला देखिए, तो स्पंज आप सभी ने देखा है, यदि उसको हम पिचकाते हैं तो वो एक बार के लिए पिचक जाता है, वापस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब वो बल के द्वारा संपीड़ित नहीं होता। जबकि द्रवित रूप में हम देखें उसके ऊपर बल लगाएंगे, दबाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जगह को दूसरे वाली जगह को क्या कर लेगा, वो घेर लेगा। गैसीय रूप में गुब्बारे के अंदर हवा होती है, यदि उसको पिचकाएंगे तो ऊपर नीचे वो क्या करेगा, दाब लगाएगा, और जैसे उसको छोड़ देंगे तो वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब कि गैस जो है वो अपनी जगह को, अपने आप को बनाए रखने के लिए उस जगह को प्राप्त करती है जहां पर उसकी जगह बन सकती है, ठीक है। दूसरा तीसरा जो एग्जाम्पल हम ले कि एक विसरण नाम सुना होगा आपने, विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है, कणों का फैलना, स्वतः ही फैलना। कम सांद्रता है उधर वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस के अणु गति करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल परफ्यूम की बोतल होती है। इस कमरे के अंदर यदि मैंने यहाँ पर इतनी छोटी सी बोतल है उसको मैंने खोल दिया तो उसकी सुगंध क्या होगी, धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगी, इस पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वो क्रिया क्या है, विसरण है, ठीक है। अगरबत्ती का भी एग्जाम्पल लिया था, वो क्या है, विसरण है। जैसे यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोई सब्जी बनाई है तो उस सब्जी की सुगंध बाहर कैंपस में भी महसूस की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सुगंध वाले जो कण है वो विसरण के द्वारा गति करते हुए बाहरी वातावरण में भी फैल जाएंगे, क्योंकि वहां पर उसकी सांद्रता क्या है, कम है, यहाँ पर वो सांद्रता क्या है, अधिक है, इसलिए वो फैल जाती है। तो ये क्रिया क्या है, विसरण की है। अब विसरण की क्रिया अगर हम ठोस में देखें तो बहुत ही कम
नजर आएगी, यानी बहुत कम होती है, या नए के बराबर हम कह सकते हैं। द्रव में विसरण होता है, लेकिन गैसीय अवस्था से कम होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था के कण क्या होते हैं, विसरण की क्रिया को बहुत अधिक विसरण को दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे कम किसमें होगा, इसमें होगा, नए के बराबर होता है, ठोस के अंदर नए के बराबर होता है। ठीक है, ये क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। जैसे ये जो इसमें हमने लिया था पानी के अंदर नमक को घोलना, तो वो ठोस है और उसमें वो विसरित हो जाता है, विलयन बना देता है। ठीक है, ये हम जल के अंदर घुलने की क्रिया को हम देख सकते हैं। तीसरा संपीड़न की क्रिया। चौथा जो गुण है वो आकार से संबंधित हमने लिया था, संपीड़न। संपीड़न ठोस के अंदर नहीं होता। संपीड़न सिर्फ वो रबड़ वाला, और अभी हमने लिया था एग्जाम्पल, ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ क्षणिक वो संपीड़न हो रहा है, बाकी वास्तविक रूप से ठोस के अंदर संपीड़न नहीं होता है। उस पर बल लगाने से ही उसमें ये कार्य हुआ था, स्पंज वाला लिया था, ये इस पर चोट पहुंचाने वाला था। द्रव के अंदर संपीड़न होता है, लेकिन गैस के अंदर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे आप लोगों ने घरों में भी महसूस किया होगा कि घर के अंदर हम सिलेंडर रखते हैं, उसके अंदर गैस होती है, उस गैस को एलपीजी कहा जाता है। लिक्विड फॉर्म में उसको दबाव के साथ में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाने में आसानी बनी रहती है, सुगमता से ले जाया जा सकता है। सीएनजी भी क्या है, कंप्रेस्ड। संपीड़न का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड करना, यानी उस पर दाब डाल देना, और गैसीय रूप है उसको द्रवित रूप में लाना, जिससे कि छोटे से आयतन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्सीजन में क्या होती है, संपीड़ित रूप में, हॉस्पिटल में होती है ना ऑक्सीजन, तो वो सिलेंडर में क्या होती है, संपीड़ित रूप में पाई जाती है। कहने का मतलब कि ये विभिन्न प्रकार से हम इसके लक्षण ले रहे हैं संपीड़न से संबंधित है, तो सबसे अधिक संपीड़न की जो क्षमता होती है वो गैस के अंदर होती है। कणों की स्थिति को देखें तो उस स्थिति में भी हम पाएंगे कि ठोस जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे ये बिल्कुल पास पास में है, इसके कण भी क्या है, पास पास में है। द्रव के अंदर क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर से नीचे अणुगति करते रहते हैं। इसको गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कण दूर दूर होने के कारण उनके अंदर एक स्थल भी होता है और वो दूर दूर फैले रहते हैं, इसलिए उनमें गति इजीली होती है। और ये जो गैस होते हैं इनमें तो बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक ये एग्जाम्पल लिए हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, इनके कुछ सामान्य लक्षण का बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।